हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है आज जो है लाइव क्लास इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये जो जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है और जो वाईफाई लगा हुआ है वो वाईफाई भी उसमें भी कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। तो इस वजह से आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई। रही बात वीडियो अपलोड करने की, तो देखो दोस्तों, वीडियो अपलोड करने का ऐसा होता है, वीडियो आप बनाइए और उसको कहीं से भी जाके आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त का जो इंटरनेट है वो जियो का है, मैंने वहाँ से जाके इसको अपलोड कर लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे पास एयरटेल का लगा हुआ है, यहाँ पे एयरटेल की कनेक्टिविटी ही नहीं आ रही है और कंप्लेंट भी डाल चुका हूँ। तो सिर्फ यही आता है कि सर इंजीनियर देख लेगा और नहीं हो पाया। और तो आज का वीडियो भी मैं इसीलिए वीडियो ही बना रहा हूँ जिससे मैं आपको इसको जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए, आज हम लोग जो है मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आए हैं, विविध क्वेश्चन जिनको कहते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। खाली जगह में किसी के बारे में नकारात्मक, हानिकारक, झूठी या मतलबी जानकारी और सामग्री भोजन पोस्ट करना या साझा करना क्या कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हमें किसी के बारे में जो है नकारात्मक यानी कि नेगेटिव जो है, हार्मफुल और फॉल्स और मीन इन्फॉर्मेशन जो है, कंटेंट अबाउट समवन, तो वो क्या कहलाता है। लिखा हुआ है यहाँ पे पहचान की चोरी, साइबर बुलिंग, स्पैमिंग या डिजिटल पदचिन्ह। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, ये साइबर बुलिंग कहलाता है। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैंक ग्राहकों की पहचान और एड्रेस के बारे में विवरण प्राप्त करते हैं। ये देखिए, यूपीआरवीएनएल जो है उसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट, उसी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैंक जो है ग्राहकों की पहचान और एड्रेस के बारे में विवरण प्राप्त करता है, उसको क्या कहते हैं, केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर। ठीक है, चलिए ज़रा सा पेन को थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक, तो नो योर कस्टमर हो जाएगा। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी ई गवर्नेंस सेवाएं सभी भारतीय नागरिकों को अखिल भारतीय सेवाओं तक पहुंचाने के लिए जो है मंच प्रदान करती है। कौन ऐसा है जो मंच प्रदान करता है। उमंग, रिजर्वेशन, यूटीएस या डिजिटल लॉकर। देखिए, यूपीआरवीएनएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में आपके भी पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जरूर याद रखिएगा। 2022 में पूछा गया, इसको उमंग कहते हैं। ठीक है, उमंग ही एक ऐसा जो है एप्लीकेशन बनाया गया जिसमें ई गवर्नेंस सेवाएं सभी भारतीय नागरिकों को जो है अखिल भारतीय सेवाओं तक पहुंचाने के लिए मंच प्रदान करती है। यूटीएस क्या होता है, अनरिजर्व टिकट सर्विस होता है। ये रेलवे में आपको जो है अनरिजर्व टिकट सर्विस जो होती है वो, उसके लिए आपको जो है टिकट बुक कर सकते हैं आप यहाँ से। चलिए, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या लिखा हुआ है, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर और दीक्षा उपयुक्त में से कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से कहा गया है कि ये कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। तो केवल 1 और 2, 2 और 3 4 और 1 3 4 या 1 2 3 4, तो सभी के सभी जो है आपको ओपन सोर्स मिल जाते हैं। चलिए, 5 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑफेंडिंग रिलेशन को मल्टीपल रिलेशन में विभाजित करने पर विसंगतियों से बचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये जो ऑफेंडिंग रिलेशन को मल्टीपल रिलेशन में विभाजित करने की जो विसंगतियों से बचने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसको डीकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन कहते हैं। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या लिखा हुआ है। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उसे सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित रहती है, क्या कहलाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत सरल है और बहुत बार मैं इसके बारे में चर्चा भी कर चुका हूँ। तो ये छोटी जो फाइल्स होती हैं इनको कुकीज़ कहते हैं। जैसे ही हम लोग कुकीज़ को ख़त्म करते हैं, जिस एप्लीकेशन की कुकीज़ होती हैं वो एप्लीकेशन क्या होती है, थोड़ा सा अच्छे से चलने लग जाती है। चलिए, फिर 7 नंबर देखिए क्या लिखा हो। विच XML जो XML एलिमेंट होता है, जो XML एलिमेंट के नामकरण नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। अच्छा भाई, यहाँ पे बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो एलिमेंट के नाम में रिक्त स्थान नहीं हो सकते। ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल हो सकते हैं। एलिमेंट के नाम केसेस संवेदी होते हैं, यानी कि जो केस सेंसिटिव होता है वो होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, केस सेंसिटिव का कोई फार्मूला नहीं होता है वहाँ पे। चलिए, फिर लिखा हुआ है एलिमेंट का नाम अंडरस्कोर से शुरू नहीं हो सकता। नहीं, यही जो है ये आपका जो है यही सत्य नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, एलिमेंट का जो नाम या लेटर जो है अंडरस्कोर से स्टार्ट होने चाहिए, ऐसा जो है कोई ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है। एलिमेंट जो एलिमेंट नेम केस जो है सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल भैया सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। इसमें लिखा था सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो इसलिए जो वो सही था, क्योंकि वहाँ पे कौन सा सत्य नहीं है, तो सत्य जो नहीं होगा तो आपका ये तीसरा वाला हो जाएगा। इसमें एलिमेंट में नेम लेटर या अंडर स्कोर से स्टार्ट होने चाहिए, इसमें क्या लिखा था, नहीं हो सकते, ठीक है। एलिमेंट के नाम में एक्सएमएल लेटर से नहीं स्टार्ट हो सकते। एलिमेंट के नाम लेटर संख्या हाइफन या अंडर स्कोर या पीरियड में हो सकते हैं। एलिमेंट नाम स्पेस नहीं ले सकता। और क्या होता है, इनमें से इसलिए उपयुक्त विकल्प 3 सत्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें तीसरा जो है एलिमेंट का जो है, ये जो आपको एक्सएमएल नेमिंग रूल जो होते हैं उस रूल में अंदर इतनी बातें कही गई हैं, लेकिन तीसरी बात जो है ऐसी कहीं कही ही नहीं गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एक्सएमएल। निम्नलिखित जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन एक्सएमएल के बारे में गलत है। चलिए भाई एक्सएमएल के बारे में फिर से देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक्सएमएल को डेटा ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, फिर दूसरा लिखा है एक्सएमएल प्री डिफाइन टैग का उपयोग करता है। एक्सएमएल को प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर करता है। एक्सएमएल एक्सपेंडेबल है। अच्छा, कौन सा गलत है। अभी आप एक चीज़ बताइए कि टैग ऊपर इस्तेमाल करता है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था तो ऐसा तो कुछ नहीं था। चलिए यहाँ पे भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो एक्सएमएल होता है हम अपना टैग बनाकर उपयोग कर सकते हैं, और कोई प्री डिफाइंड टैग उपयोग नहीं होता है, ठीक है। इसमें प्री डिफाइंड टैग उपयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एक्सएमएल जो है निम्न नियमों का पालन करता है, देखिए कौन कौन से हैं। एक्सएमएल एलिमेंट में टैग बंद होना चाहिए। एक्सएमएल टैग केस सेंसिटिव होना चाहिए। एक्सएमएल एलिमेंट को सही से नेस्टेड करना चाहिए। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में एक मूल एलिमेंट होना चाहिए, और एट्रीब्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, कोटेशन में होना चाहिए। ये इसके रूल होते हैं। चलिए फिर 9 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN स्वान जो है, जो ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत जो है स्वान क्या होता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत जो है स्वान है वो क्या होता है, तो इसके अंदर जो स्वान होता है दोस्तों वो होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है। चलिए फिर 10 नंबर देखते हैं। CSS के लिए प्रयुक्त होता है। CSS किसके लिए प्रयुक्त होता है, चलिए देखिए, क्रिएटिव स्टाइल सीट, कैस्केडिंग स्टाइल, यही होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। CSS का मतलब ही यही होता है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। चलिए 11 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है खाली जगह कि विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए आवश्यक सभी सूचनाओं को लेकर डेटा सिस्टम को डिजाइन और विकसित करने की एक प्रक्रिया है। यह सूचना प्रणाली में संभाले गए डेटा की सूचना का वर्णन करने के लिए बनाया गया है और डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों में कायम है। क्या है ये, डेटा फ्लो डायग्राम है, डेटा एनालिसिस है, डेटा मॉडलिंग है, या डेटा माइनिंग है। दोस्तों देखो, जब ये कभी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इनमें आपको बहुत सी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि जैसे डेटा फ्लो, डेटाग्राम, और ये चीज़ें जो है हम लोग पहले जब हम लोग इसकी क्लास लेते थे तो ये बहुत आसानी से हम लोगों ने इनको बता रखा था। तो ये जो डेटा प्रबंधन प्रणालियों में कायम होता है, ये होता है डेटा मॉडलिंग होता है। दोस्तों क्या होता है, डेटा मॉडलिंग इस पर कायम होता है। और ये चीज़ें मैं पहले भी पढ़ा रखा हूँ, तो जिन लोगों ने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं दोस्तों एक बार ज़रूर वीडियो जाके देखिएगा, क्योंकि उनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और क्योंकि अगर वही चीज़ें बार बार पढ़ाएंगे तो भैया देखो फिर कई चीज़ें उस पर फाउंडेशन भी होती है, वो चीज़ें गड़बड़ फंस जाती हैं, नहीं किया जा सकता एक साथ में ऐसे एकदम से। चलिए 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, इनमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट सही नहीं है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, बिल्कुल भैया करता है। WW वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, बिल्कुल करता है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों, ना कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए 13 नंबर में, अच्छा यहाँ पे ये आंसर दे ही रखा है। भारतीय IT अधिनियम कब लागू हुआ था, ये जून 2000 में लागू हुआ था। इसके बारे में चर्चा हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने भी पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं जाके जरूर देखिए। चलिए निम्नलिखित में कौन सी ई बैंकिंग की एक प्रणाली है जहां व्यक्तिगत फार्म और कॉरपोरेट्स किसी भी शाखा से किसी भी व्यक्ति फार्म या कॉरपोरेट या किसी अन्य बैंक शाखा के साथ एक खाता हो सकता है जो योजना में भाग ले सकते हैं। ये क्या कहलाता है, उसने ये पूछा है। तो दोस्तों ये नेफ्ट कहलाता है, ठीक है। जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो होता है इसी को नेफ्ट कहते हैं। इसी के माध्यम से जो हम लोग किसी का भी खाता हो, कहीं पे भी खाता हो, कहीं भी उसकी ब्रांच हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। वो हम लोग इसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन रोबोट है। ये क्वेश्चन बढ़िया है और ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था।
ठीक है, तो इसीलिए इसके बारे में पूछा गया था, ये एनटीपीसी एग्जाम जो 2020 में हुआ था उसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वस्तुओं की खरीद व विक्रय को जाना जाता है, किसके मतलब क्या जाना जाता है उसको, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वस्तुओं को खरीदा जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। अच्छा नहीं, ये तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ने लगे। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट था? तो ये जो है, ये जो आपका आरआरबी जेई में 2019 में पूछा गया था, ये था मानव। कौन सा था? मानव। चलिए 16 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से खरीदी गई वस्तुओं को क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। चलिए 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है? डिजिटल इंडिया अभियान का जो आधार है वो कौन सा है? ई रकम, डिजी यात्रा, भारत नेट परियोजना या उच्च स्पीड इंटरनेट? तो भारत नेट परियोजना जो है ये डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है। चलिए 18 नंबर देखिए, पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने 2017 में की टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किए गए थे। इनका नाम क्या था दोस्तों? ये विजय शेखर शर्मा है, ये इन्होंने पेटीएम का निर्माण किया था। ये तो खैर बहुत आराम से आदमी बता सकता है क्योंकि ये तो नाम आते हैं, नाम तो याद ही कर लेते हैं लोग। चलिए, एक हिस्टोग्राम ज़्यादातर प्रकार के डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। हिस्टोग्राम जो है वो किस प्रकार के डेटा के लिए जो है स्टोर किया जाता है? तो गुणात्मक, सुस्पष्ट या सतत या असतत? देखिए यहाँ पे जो है थोड़ी सी हिंदी के लिए आप लोग हो सकता है कन्फ्यूज है, बाकी इसका आंसर सतत होता है। 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र की विजन है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का की विजन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों जो है डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्री वृत्त चित्र का निर्माण, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। फेसबुक के संस्थापक कौन है? ये तो आंसर आप सभी को पता होगा। चलिए ये आंसर, इसका जो आंसर है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। एक सेकंड रुकिए दोस्तों जरा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। फिर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ई गवर्नेंस। क्या है ई गवर्नेंस दोस्तों? क्या होता है? ई से तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है और गवर्नेंस से क्या हो जाता है? जिसको सरकार चलाए। तो ई गवर्नेंस क्या हो जाता है दोस्तों? प्रौद्योगिकी संचालित शासन जो होता है वो ई गवर्नेंस कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है? जो ग्रामीण भारत में भारत नेट जो है निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है दोस्तों? तो ये जो पेशकश कर रहा है दोस्तों, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी की पेशकश कर रहा है। चलिए फिर 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में क्या है? एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या कहलाता है? कि एक यूनिट के रूप में सहेजी गई, यूनिट मतलब व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज द यूनिट कॉल्ड। जब हम लोग यूनिट के रूप में उसको सेव कर लेते हैं तो दोस्तों वो क्या बन जाता है? वो फाइल बन जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपने अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संस्थापित यानी कि इंस्टॉल की है, उसे नए खंड यानी कि वॉल्यूम बनाने के लिए डिस्क को संरूपित फॉर्मेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस साधन टूल का उपयोग करेंगे? तो सिंपल सी बात है, जब हम लोगों को उसमें जब नया वॉल्यूम बनाना है तो उसका फॉर्मेट कर मतलब जो मैनेजमेंट ही तो करेंगे, मैनेजमेंट के बिना वो हो नहीं सकती, तो क्या करना पड़ेगा? डिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। चलिए फिर यहाँ पे देखिए 26 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ केल्विन सिस्ट्रॉम और माइक क्रिगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? अब ये क्वेश्चन देखिए, ये संस्थापकों के ऊपर है तो इनको याद करना पड़ेगा। दिन भर आप इस चीज़ को चलाते रहते हैं, दिन भर अपने दोस्तों को रील शेयर करते रहते हैं। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं दोनों, कौन? माइकल ग्रिग और केल्विन सिस्ट्रॉम। इसका तो याद ही होना चाहिए भाई, किसने बनाया है, क्योंकि एक टाइम पे फेसबुक बहुत चल रहा था तो फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था, ये आपको याद है।
चलिए 27 नंबर, वेब विकास में एक प्रकार के वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन जो एकल चित्रात्मक अंतरफलक सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहुसेवाओं को संयोजित करता है, क्या कहलाता है? इतना लंबा क्वेश्चन है। ये माशअप कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? माशअप। माशअप मतलब कई चीज़ों का मिक्सअप, ये कह सकते हैं कि जब कई चीज़ों को जो मिक्स कर लेते हैं उसको माशअप कहते हैं। जैसे आपने गाने सुने होंगे जिनको माशअप कहते हैं कि ये इस तरीके के माशअप हैं, ये उस तरीके के, तो ये माशअप ही होते हैं। चलिए फिर 28 नंबर देखिए क्या लिखा है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किस से संबंधित है? तो दोस्तों ये खोजी इंजन यानी कि सर्च इंजन से संबंधित है। चलिए फिर देखिए 29 नंबर क्या लिखा हुआ है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी गेंट इंटेल इज लोकेटेड इन। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी इंटेल का मुख्य रूप कहाँ है? इंटेल का जो है मुख्यालय कहाँ है? इंटेल का मुख्यालय तो दोस्तों कैलिफोर्निया में स्थित है। 30 नंबर देखिए क्या लिखा हो, किसी बहुकार्यन तंत्र में रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा के प्रकलन कर सके। देखिए इस तरीके के जब भी कभी क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा से कन्फ्यूजन हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्योर हिंदी में होता है, लेकिन जब ये पेपर आपको मिलता है तो एक तरफ हिंदी होती है एक तरफ इंग्लिश, तो इंग्लिश में करना इसको आसान हो जाता है। चलिए 31 नंबर देखिए लिखा हुआ है, एक पेशेवर जियो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। मतलब एक जो पेशेवर जियो खिलाड़ी जो थे, ठीक है, अल्फ़ा जो मतलब जो जियो खिलाड़ी हैं उसको कंप्यूटर ने, गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम ने हराया। वो प्रोग्राम का नाम पूछा गया है कि वो प्रोग्राम का नाम क्या है, तो वो अल्फ़ा गो नाम था उसका दोस्तों। क्या नाम था? अल्फ़ा गो। अल्फ़ा गो ने जो है, ये एक बोर्ड गेम होता है, ठीक है, जियो, उसको जो है मार्च 2016 में जो है डेन पेशेवर ली सोडोल को 5 गेम में मैच हराकर ऐसा करने वाले प्रथम कंप्यूटर गो प्रोग्राम बन गया है वो। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं 31 नंबर के बाद 32 नंबर देखते हैं। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वार्टी शैली विधि का आविष्कार किसने किया? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। जो क्वार्टी शैली है, हम लोग क्वार्टी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन किसने किया था? तो ये 1878 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1878 में। इसमें कुल टोटल बटनें कितने होती हैं? 104 होती हैं जो कीबोर्ड हमारे पास होता है। इसको किया था क्रिस्टोफर लैथम शोल्च ने। किसने? क्रिस्टोफर लैथम शोल्च ने किया था इसको। चलिए, वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति का कंप्यूटर के समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाती है? ये किसने बताया था? तो ये मूर का नियम है। किसका नियम है? ये मूर का नियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन कियोस्क। निम्नलिखित में कौन सी सूचना कियोस्क की एक मान्य श्रेणी है? तो ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्री स्टैंडिंग कियोस्क लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में जो है लिखा हुआ है वॉल माउंटेड कियोस्क। तो ये दोनों के दोनों तो वही होते हैं, तो दोनों हो जाएंगे इनकी तो। चलिए 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि NTFS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? NTFS के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो NTFS पार्टीशनों को 8 GB से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अच्छा, NTFS का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अच्छा, ये तो खैर सही है। और क्या लिखा हुआ है? NTFS पार्टीशन का विंडो और लिनक्स सिस्टमों को पढ़ा और लिखा जा सकता है। बिल्कुल सही है। और NTFS पार्टीशन में स्टोर की गई फाइलें पार्टीशन जितनी बड़ी हो सकती हैं। हाँ, ये भी सही है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको गलत लिखा हुआ है, यही आपका गलत होगा। चलिए फिर लिखा हुआ है कि NTFS में फाइल और निर्देशिका नाम किसी भी एक्सटेंशन सहित कैरेक्टर्स का लंबा हो सकता है। कितने कैरेक्टर्स का लंबा हो सकता है? उसने जो कहा है NTFS फाइल और जो डायरेक्टरी नेम होता है, निर्देशिका नाम मतलब डायरेक्टरी नेम जो होता है, ठीक है, एक्सटेंशन सहित कितने कैरेक्टर्स का लंबा हो सकता है ये? तो दोस्तों ये 255 कैरेक्टर्स तक लंबा हो सकता है। फिर देखिए 37 नंबर देखिए कि निम्नलिखित मतलब सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हाँ, एक चीज़ और, जो लोग ये कहते हैं ना कि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ इतना बता दूं कि आपको अभी कियोस्क ही नहीं पता होगा कि कियोस्क होता क्या। अगर जब यही नहीं पता, पेपर में आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। क्योंकि आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो भी टफ लेवल होता है वो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का ही होता है, और 25 क्वेश्चन आपको बेसिक से पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता होता है कि आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ना कि O लेवल का पेपर देने जा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपसे O लेवल के जो मॉड्यूल
मॉड्यूल नहीं, 6 मॉड्यूल होते हैं, 6 के 6 मॉड्यूल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। वहाँ से कुछ बेसिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। उसके अलावा 25 क्वेश्चन आपको ऐसे कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको आपने अगर पढ़ा है तो आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे आप अगर पेपर देते हैं तो आपके 25-30 नंबर लाने में कोई बड़ी बात नहीं, आप 25-30 नंबर आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया हुआ है और मैंने सिर्फ कंप्यूटर के बेसिक पे ही मैंने एग्ज़ाम दिया था, इसलिए कि मतलब किसी भाई या दोस्त ने ही कहा था कि आपका फॉर्म मैं भर दूंगा, आप पेपर देखने जाइए कि आप इसमें कितने सही कर सकते हैं। तो मेरे नंबर शायद 38 या 39 कुछ आए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अप्रॉक्सीमेट 40 के आसपास कुछ थे, क्योंकि टाइम हो गया है अब तो 48 मतलब 38-40 के आसपास कुछ नंबर थे। तो मेरे वो इतने नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तब तो मैं पढ़ाता भी नहीं था कंप्यूटर को, मैं तब पढ़ाता भी नहीं था, तब मैंने अपने आप पढ़ के थोड़ा बहुत ऐसे दे लिया था एग्ज़ाम। चलिए, इनमें कौन सा कथन जो है गलत हो जाएगा। चलिए, आकार, प्रकार और कार्य पर ध्यान दिए बिना सभी सूचना कियोस्क के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक होते हैं। और लिखा है मानव कर्मचारियों की तुलना में कियोस्क अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सकते हैं क्योंकि वे 24/7 काम करते हैं और ब्रेक नहीं लेते हैं। अच्छा, तो ये तो यार दोनों भी नहीं, से कियोस्क का ये काम ही नहीं होता है, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। चलिए फिर 38 नंबर देखते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। अच्छा, देखो ऑटो करेक्ट लिखा हुआ है, सुमेलित है, अच्छा सही सुमेलित है। यहाँ पे ये पूछा कहा गया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। अच्छा, ऑटो करेक्ट क्या होता है, एक या अधिक फाइलों का संयोजन। ऑटो करेक्ट का मतलब ये होता है, नहीं, ऑटो करेक्ट तो आपको वो करता है जो आपकी गलत स्पेलिंग होती है उसको अपने आप से सही कर देता है। फिर सेलेक्ट क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट एक एसक्यूएल कमांड है, हाँ ये हो सकती है, ये होती भी है, एसक्यूएल कमांड की एक सेलेक्ट कमांड होती है। प्रत्येक आयाम में विशिष्ट पिक्सलों की संख्या को प्रदर्शित किया जा सकता है। कब, जब एक सुविधा जो प्रायः प्रयुक्त परिवर्त शब्दों आदि और सामान्य वक्ता की त्रुटि को स्वतः ही ठीक कर देता है। नहीं, ये स्वतः ही ठीक कैसे कर देगा, ऑटो करेक्ट करना पड़ेगा वो तो। और फिर संपीड़ित फाइलें क्या होती हैं, वियोजन यानी कि रिजोल्यूशन। नहीं, संपीड़ित फाइल वो होती हैं जो आपकी कह सकते हैं कि आपको जगह कम लेती हैं। चलिए, यहाँ पे सेकंड ही सही था, बाकी सब गलत थे। चलिए 39 नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे हमको मैच करना है, ठीक है। मैच करना थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ जाता है, मुश्किल इसलिए भी पड़ जाता है कि कई बार चीज़ें हमको पता नहीं होती हैं। चलिए, क्या लिखा हुआ है, एंड और नॉट इत्यादि कारकों के साथ सर्च टर्म का संयोजन जो होता है वो कब होता है। तो ये बुलियन सर्च में दोस्तों ये चीज़ें आपको मिलती हैं। क्या बुलियन सर्च इसमें दे रखा, हाँ देखिए बुलियन सर्च ये दे रखा है, तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे 1 लिख लीजिए। चलिए, फिर दूसरा है नकल कॉपी करने के विरुद्ध एक कानूनी संरक्षण, वो क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपको अभी ये पढ़ा रहा हूँ, आप अपने कंप्यूटर पे इस चैनल के मतलब मेरे वीडियो को उठा के डाल दें और आप अपने पैसा भी कमाएं, सब कुछ करें, तो इसके लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन होता है कि जब मैं देखूंगा तो मैं कॉपीराइट ले आऊँगा। क्या ले आऊँगा, कॉपीराइट। तो यहाँ पर आपके सामने ये कॉपीराइट जो है ये आपका सेकेंड नंबर का हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए, एक टेक्स्ट लेवल वेब ब्राउज जो है वो कौन सा है, तो लिनक्स होता है। ये देखिए आपको लिनक्स दे रखा है, तो यहाँ पे ये तीसरा हो जाएगा। और जो बचा हुआ है वो कौन सा हो जाएगा, वो दोस्तों चौथा हो जाएगा, तो ये चौथा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पहले का क्या था, पहले का थर्ड था, तो ए का थ्री दोस्तों देखिए किस में दे रखा है, सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है तीसरे, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, यहाँ पे 40 वाला भी हमको मैच लिस्ट करना है। क्या करना है, यहाँ पे भी हमको मैचिंग ही करनी है। चलिए 40 नंबर में भी मैचिंग करनी है। देखते हैं, जो सैंड डिस्क दे रखा है, सैंड डिस्क का क्या काम होता है। सैंड डिस्क जो होती है एक तरीके की, तो ड्राइव का नाम होता है, हमारी जो पेन ड्राइव्स होती हैं उसका नाम होता है। तो युक्ति जो ड्राइवर पर और भौतिक त्रुटियों के लिए आपकी हार्ड डिस्क की जाँच करती है। बिल्कुल सही, यहाँ पर आप इसको ले जा सकते हैं, ये इसके साथ जा सकता है, यानी कि ए का 2 कह सकते हैं, ठीक। फिर मदरबोर्ड क्या होता है, जो मदरबोर्ड होता है दोस्तों वो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। बिल्कुल सही बात हो जाएगा। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट का मुख्य सर्किट बोर्ड, तो ये दूसरा हो जाएगा, यहाँ से आके ऐसे। तो आपके लिए बी का कितना हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा मतलब, ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन था, बी का तीसरा हो जाएगा। और जो निबल होता है, निबल दोस्तों क्या होता है, निबल जो होता है बाइट का आधा होता है, ये आपका सी हो जाएगा, तो यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और डी का बचा, तो डी का तो चौथा हो ही जाएगा, फिर तो डी बराबर 4 हो जाएगा। तो आपको मिल गया, क्या मिल गया, ए का 2, बी का 3,
ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 4 है, बस यहाँ से काट दीजिए, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो लोग कहते हैं कि ना सर जी ये तो क्वेश्चन नहीं आते, तो भाई देख लीजिएगा, आंखें खोल के देखिएगा और खुद सोचिएगा कि आपको इनमें से कितना पता था। चलिए, नोमोफोबिया क्या होता है? तो जो दोस्तों नोमोफोबिया होता है वो सेलुलर फ़ोन को संपर्क में आने का डर होता है, जो दिखाए जाते हैं एड्स में, टीवी में, प्रो फोटो और वीडियोज़ में, कि भाई वाइफ ने जो हस्बैंड का फ़ोन देख लिया, और वो उसके ऊपर बहुत से चुटकुले भी बने हैं, तो वो यही जो इसको कह सकते हैं नोमोफोबिया ही होता है। चलिए, टेबुलेटर, और जिसका उपयोग सांख्यिकी सूचनाओं को संसाधित करने हेतु कार्ड्स को पंच करने के लिए किया जाता है, आविष्कार किसने किया था इसका आविष्कार? तो इसका जो आविष्कार किया था तो वो दोस्तों हरमन होलीरिथ, जो लिखे हुए हैं हरमन होलीरिथ, इन्होंने ही किया था। फिर 43 नंबर देखिए, जुलाई 2019 में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक रूप के सूचना प्रदान करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? तो दोस्तों इसको लॉन्च किया था, इकोर नाम से लॉन्च किया था, ECOR नाम था इसका, ठीक है। और यात्री नहीं था, याद रखिएगा, यात्रा नाम था उसका, यात्री और यात्रा दोनों आपको दे रखे हैं। चलिए 44 नंबर देखिए, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये क्वेश्चन देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये आपका देखिए ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, और ये फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है इस बार, इसी तरीके की बहुत सी घटनाएं हुई हैं अपने वहाँ पे। 44 नंबर, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था नोएडा में, और शायद इसी तरीके से कुछ अभी गुड़गांव में भी किया गया है, ठीक है। चलिए 45 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु लापता परित्यक्त बच्चों का पता लगाने के लिए, उन पर निगरानी रखने के लिए भारत में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसे जिसका नाम क्या है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसे रीयूनिट कहते हैं। इसी के माध्यम से जो है खोए हुए बच्चों, या जो भी बच्चे छूट गए हैं या कहीं पर रह गए हैं या आपने खो दिया है या नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए ये एप्लीकेशन बनाई गई। इसके माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन दर्ज करा सकते हैं, वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स आपको फिल करवानी होती है, जैसे नाम, पता, आपके परिजन का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इस तरीके की सारी डिटेल्स जो हैं उसमें फिल करानी पड़ती हैं। चलिए 46 नंबर देखिए, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह करने में सक्षम हो क्या? आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, कि दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। ये तीनों चीज़ें तो बहुत हाई स्किल है। क्या है? ये हाई स्किल है। बस आपको एप्लीकेशन चलाना आता हो तो आप कंप्यूटर साक्षर कहे जा सकते हैं। चलिए 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन भारतीय आईटी कंपनियां हैं? कौन सी भारतीय आईटी कंपनी? अच्छा, डेल, TCS लिखा हुआ है, इंटेल और विप्रो लिखा हुआ है, और इंटेल और HCL लिखा हुआ है, और HCL और TCS लिखा हुआ है। तो भारतीय आईटी कंपनियों की बात है तो यहाँ पे HCL और TCS बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर 48 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ? Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो से संबंधित थी। ये किससे संबंधित थी? तो दोस्तों ये जो कंप्यूटर से संबंधित थी, Y2K कंपनी जो थी, ये मतलब जो शताब्दी की एक समस्या थी, ये किससे संबंधित थी? ये कंप्यूटर से रिलेटेड थी। चलिए 49 नंबर देखिए, Y2 समस्या का संबंध है किससे? कंप्यूटर के वायरस को नियंत्रित करने हेतु किसी समाधान करने हेतु किसी समाधान पाने का विश्व भर में कार्यरत कंप्यूटरों में एक रूपता लाने के लिए, और ईसवी सन में अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में अपनी प्रतिक्रिया ढूंढना, 60 वर्ष की कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के अनुभव के आधार पर उसमें अमूल्य परिवर्तन करना। नहीं, ईसवी सन में जो है कि अंतिम दिनों दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनकी प्रतिस्थाई ढूंढना। भाई प्री का क्वेश्चन था, यूपीपीसीएस का, सरल क्वेश्चन नहीं था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, इस शताब्दी में समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के प्रयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित है। अच्छा, किसके जो है उपकरणों की बात की जा रही है, ये किसके उपकरण होंगे जिसमें भाई जो है बहुत कठिनाई होगी? तो ये कंप्यूटर के उपकरण की बात की जा रही है। एक तो कंप्यूटर के जो उपकरण होंगे इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी, तो सुधारने में भारी व्यय होगा, तो कंप्यूटर उपकरण की बात हो रही है। चलिए दोस्तों, आज के जो है 50 क्वेश्चन ये हमारे कंप्लीट होते हैं, और ये आज के जो क्वेश्चन हैं ये आपको यूपीपीसीएल में भी काम आएंगे, और आपके जो वीडियो का एग्जाम होने वाला है 8-10 दिन में, वो उसमें आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो इसलिए आप वहाँ पे भी इसको देख के रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।